नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे इतिहास के अगले अध्याय पर। अगले जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे, वो है मौर्य उत्तरकाल। हमने मौर्य काल की चर्चा कर ली थी। मौर्य उत्तरकाल में भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, और कौन कौन से देशी और विदेशी राजवंशों का भारत में उदय हुआ, और जिसके कारण कैसे भारत के राजनीतिक इतिहास में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, मौर्य उत्तरकाल का मतलब सीधी बात है कि यहाँ मौर्य सत्ता का क्या हो चुका था, विघटन। आप समझ सकते हैं कि जो मौर्य सत्ता का क्या हो चुका था, विघटन, या कह सकते हैं पतन। और इसके कारण राजनीतिक जो राजनीतिक एकता थी भारत में, वो क्या हो चुकी थी, समाप्त या विखंडित, है ना। इसी राजनीतिक एकता का विखंडन हमें कहाँ दिखाई देता है, मौर्य उत्तरकाल में। याद रखें बच्चों, जब जब भारत में राजनीतिक एकता का विखंडन देखने को मिलता है, तब तक किसी न किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया ही है। और साथ में जब भी राजनीतिक एकता विखंडित होती है, तो देशी राजवंशों का भी क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे भागों पर उदय देखने को मिलता है। तो एक तरफ छोटे राजवंशों का उदय, और दूसरी तरफ इसका लाभ उठाते हैं कौन, विदेशी। क्योंकि भारत में अगर कोई एक राजनीतिक सत्ता है, या भारत में कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हुआ है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भारत के भूभाग पर कोई भी कब्जा कर ले या उस पर आक्रमण करने की भी कोशिश करे। जैसे कि आप महाजनपद काल में देखिए कि महाजनपद काल में जब 16 महाजनपद हमें सामने नजर आएंगे, तो वहीं ईरानी राजवंश दारा प्रथम, ईरान से दारा प्रथम का आक्रमण होगा। हकामानी वंश का एक व्यक्ति सबसे पहला आक्रमण हुआ है भारत पर, दारा प्रथम का, जिसने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया। और इसके पीछे कारण था उस समय महाजन महाजनपद काल के कारण क्या हुआ कि 16 महाजनपद थी, और इनमें आपस में क्या था, संघर्ष था। और इसका लाभ किसने उठाया, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का या राजनीतिक विखंडन का लाभ किसने उठाया, पड़ोसी राज्य ने, और भारत पर आक्रमण किया। इसी क्रम में जैसे ही भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य एक राजनीतिक सत्ता का निर्माण करता है और अशोक उसे अंतिम ऊंचाइयों तक ले जाता है, तब भारत पर किसी भी विदेशी शक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर आक्रमण करे। पर जैसे ही अशोक के मरने के पश्चात राजनीतिक सत्ता का पतन होने लगता है और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसी के अमात्य द्वारा कर दी जाती है, तो आखिरकार फिर भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। शुंग वंश का उदय देखने को मिलेगा, पुष्यमित्र शुंग, जिसने की बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी मगध पर। शुंग वंश देखने को मिलेगा, कर्ण वंश, शातवाहन, बकाटक, चेदी जैसे छोटे छोटे वंश हमें नजर आएंगे। जैसे ही राजनीतिक सत्ता का विखंडन होगा, कोई भी भारत में ऐसी शक्तिशाली सत्ता नहीं बचेगी जो कि किसी भी प्रकार से भारत को एकीकृत करके विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा कर सके। तो उसी का लाभ कौन लेता है उस समय, विदेशी आक्रमणकारी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। आप देखेंगे कि ईरानियों की जस्ट बाद भारत में यूनानी आए, और यूनानी में भी सबसे पहले कौन आया, भारत, सिकंदर। सिकंदर आप सबको पता है 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय धनानंद का राज था, बड़ी मजबूत मगध की स्थिति थी, परंतु धनानंद के भोग विलास के बाद, मतलब एक राजा जब अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तब उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाती है और जनता का विश्वास भी खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रजा और राजा के बीच संबंध बड़े बड़े जो मजबूत संबंध थे वो खत्म हो जाते हैं। और जब संबंधों में कमी आ जाती है, तो क्षेत्रीय शक्तियां भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की स्थिति में आ जाती है, और इसका फिर विदेशी लाभ उठाते हैं। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि 326 में सबसे पहले यूनानियों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। और इस समय सिकंदर, फिलिप का बेटा, मकदूनिया यूनान से भारत तक पहुंच गया, सोचो आप। और उसका जो जिसके जो गुरु थे अरस्तु, सोचिए सिकंदर ने समर्पण कर दिया अरस्तु को। समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि सफलता हमारी मर्जी से नहीं, गर्जी से मिलती है, याद रखना। अर्थात हमारी गरज होना चाहिए, अर्थात हमारा समर्पण होना चाहिए। कि अरस्तु के सामने समर्पण कर दिया सिकंदर ने। और अरस्तु सिकंदर की इतनी सारी मेरे पास मोरल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, कि आपको सुनाऊंगा, आपको हैरानी होगी कि वाकई में। और शिक्षक दिवस आ ही रहा है, तो एक शिक्षक का और एक टीचर का क्या सा बॉन्ड होना चाहिए, सोचो आप। तो एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जब सिकंदर की बात हो रही, सिकंदर महान क्यों बना, क्योंकि सिकंदर ने अपनी सेना को और अपने जीवन को मोटिवेट करके रखा। कभी भी उसने, उसके माँ ने, उसके गुरुजी ने
उसको बोला तुझे कोई पराजित ही नहीं कर सकता, तो इसने बात स्वीकार कर ली कि मुझे तो कोई पराजित ही नहीं कर सकता, इसलिए कोई को पराजित ही नहीं कर पाया। परंतु जब वो भारत आया, ध्यान से पहले हिस्ट्री सुन लीजिए, फिर मैं आपको अरस्तु सिकंदर की अंत में कहानी सुनाकर जाऊंगा, है ना। जब वो भारत आया सिकंदर, तो उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो लगा हुआ क्षेत्र था, वहां तक्षशिला, झेलम और चेनाब नदी के मध्य में स्थित जो तक्षशिला था, उस तक्षशिला पर अम्बी का शासन था। और अम्बी ने जैसे ही सिकंदर के बारे में सुना कि वो आक्रमण करता हुआ ईरानी क्षेत्र के पास लोना जो उनकी राजधानी हो, उसको क्षेत्र को जला दिया और उसने खूंखार तरीके से आक्रमण किया है, उसने तो आत्मसमर्पण ही कर दिया। और बाकायदा आत्मसमर्पण करने के पश्चात जो भारत के राजा थे, राजा पुरु पौरस, उनके राज्य पर आक्रमण करने में भी अम्बी ने मदद की। उस समय की बात है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो राजा पौरस के बल को देखते हुए, साहस को देखते हुए, कि राजा पौरस ने अकेले सिकंदर से उसकी पूरी सेना से मुकाबला किया। सिकंदर ने बकायदा उसके साथ संधि ही नहीं की, बकायदा उसके साहस का भी गुणगान किया। और सिकंदर ने माना कि वाकई में भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है, कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है, याद रखना, है ना। भारत भूमि पर वीर पुत्रों ने जन्म लिया। तो सिकंदर जब ब्यास नदी पर पहुंचता है और वहां उसकी सेना एक तो लंबे समय तक से लड़ रही थी, ऊपर से उन्हें घर की भी, अपने परिवार की भी, समाज की भी याद आ रही थी। तीसरी तरफ सेना बहुत थक चुकी थी, कई लोग सेना में हताहत और बीमार हो चुके थे। और ऐसा सुना भी था कि मगध के पास तो हाथियों की बड़ी सेना है, क्योंकि हाथियों की सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पौरस की जो हाथी की सेना थी, उसने सिकंदर, क्योंकि उनको कभी हाथियों के सामने लड़ने की शिक्षा दी नहीं गई थी। वो चाहे जल में लड़ सकते थे, थल में लड़ सकते थे, पर हाथियों के सामने वो डरे और वो परास्त भी हुए, सिकंदर की सेना के लोग, सैनिक। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके पास तो 80-85 हाथी थे, उसके पास तो 4-5 हजार हाथी हैं भाई, और वो दुनिया एशिया की सबसे बड़ी सेना लेकर बैठा है, मगध का राजा। एक तो इस कारण से, और ऊपर से पौरस ने मनोबल ही तोड़ दिया उनका। इसके कारण ब्यास नदी से वापस होती उसकी सेना 323 में इराक में, बेबीलोन में आखिरकार सिकंदर जी की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर की मृत्यु के हो जाने के पश्चात जो वह भारत में 4-5 प्रांतों में अपना क्षेत्र बांट कर देकर गया था, उसका भारत के क्षेत्र का प्रमुख सेल्यूकस निकेटर बनता है। और सेल्यूकस निकेटर भी भारत के भूभाग को प्राप्त करने के लिए आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 बीसी में युद्ध करता है। और जब युद्ध करता है, सेल्यूकस निकेटर पराजित ही नहीं होता, बल्कि अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। और हेरात, कंधार, काबुल जैसे प्रांत तक दहेज में उसे किसे देने पड़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर को किसे देने पड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। और बाकायदा चंद्रगुप्त मौर्य हेरात, ये जो उसे दहेज में क्षेत्र में लिए ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर एक अपने राजदूत को भी नियुक्त करता है, जिसका नाम है मेगास्थनीज, जिसने की भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषय वस्तु पर विस्तार से लिखा है। और उनकी किताब का नाम है इंडिका, है ना। उन्होंने नगर प्रशासन के बारे में, उन्होंने पोलिब्रोथा जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसके जो स्ट्रक्चर था उसकी संरचना थी, उसके बारे में विस्तार से लिखा। सेल्यूकस निकेटर की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसके पश्चात मध्य जो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र था बैक्टीरिया अफगानिस्तान का, उसमें इस जो सिकंदर द्वारा बसाए गए वंश का, सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो बसाए गए वंश में अराजकता फैल जाती है। और यह यूनानी वंश दो भागों में बट जाता है, डिमेट्रियस और यूक्रेटाइडस। किसमें? डिमेट्रियस, यूक्रेटाइडस वंश दो भागों में बट जाता है। डिमेट्रियस सियालकोट साकल से अपनी शासन सत्ता का संचालन करता है, और यूक्रेटाइडस वंश का राजा तक्षशिला से अपनी शासन सत्ता का संचालन करता है। इस वंश का हमें प्रभावी राजा कौन देखने को मिलता है? एंटियालकिडस। और इसी वंश के राजा ने अपने एक राजदूत को, जिसका नाम था हेलियोडोरस को किसके दरबार में भेजा था बच्चों? शुंग वंश के दरबार में भेजा था। और उस समय जब भागभद्र वहां का राजा था, शुंग वंश विदिशा का, वहां आया कौन? ये यूनानी राजा का राजदूत हेलियोडोरस। तो ये भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो गया कि आखिरकार इसने वहां खम्ब बाबा जिसे कहते हैं, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, खुद विष्णु भक्त बन गया। सोचो, इन लोगों की कोई संस्कृति नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। इसलिए आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में यूनानी शक, पहलव, कुषाण जितने भी विदेशी आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया भाई साहब। अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर भारत में ही आकर गुम हो गए। और आज क्या पता हमारे समाज में कोई शक हो, पहलव हो, कुषाण हो, मूल हो, क्योंकि उनकी खुद की पहचान संस्कृति कोई थी नहीं, वो सब भारत से सीखे।
और भारत में आकर भारत के ही होकर रह गए। जैसे कि कुषाणों में आप सबको पता है कि कुषाण में कनिष्क जैसा राजा जिसने कि बौद्ध धर्म को अपना लिया भाई साहब, उसने अशोक की तरह भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए धर्म के बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। इतना ही नहीं भाई साहब, वो उसने बुद्ध की मूर्तियां बनवाना चालू कर दी राजा कनिष्क ने। उसने वसुमित्र, अशोक घोष जैसे बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण ही नहीं दिया, बकायदा बौद्ध धर्म की संगति ही नहीं कराई, बल्कि बौद्ध साहित्य की भी रचना करवाई, बौद्ध साहित्य के विश्वकोश की रचना करवाई। सोचिए आप, तो सोच सकते हैं कि कुषाण जैसे राजा, जो हमारे देश की नहीं यूची टोकरी जाति के, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, चीन की सीमा से लगे हुए लोग आ रहे हैं। अरे भैया कौन नहीं आया भारत की संस्कृति को अडॉप्ट करने। इसके पश्चात और भी विदेशी आएंगे, फाहियान, हैंगसांग, इत्सिंग, ये खुद भारत की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेंगे और अपने देश में जाकर प्रचारित करेंगे। तो सोचिए, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति आज भी, मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज जब भारत आएंगे तो भारत में आकर वो खुद भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराएंगे। ऊपर पट्टू हमसे कह रहे हैं कि तुम असभ्य हो, पर वो खुद जानना है कि भारतीय संस्कृति में, भारत की सभ्यता में कितनी आधुनिकता और नवीनता है। इस बात से हमें पुनर्जागरण काल, मध्य आधुनिक भारत के पुनर्जागरण काल में किसने परिचित कराया? विवेकानंद जी ने परिचित कराया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। भाई साहब, आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, षड दर्शन में वो नवीनता, वो आधुनिकता, वो वैज्ञानिकता है जो आज की टेक्नोलॉजी में और जीवनचर्या में नहीं देखने को मिलेगी भाई साहब। आज पूरी दुनिया योग सीख रही है और कोरोना काल में योग ने, हमारे देश के काढ़ा ने हमें बचाया। नहीं मर गए होते, बताओ, काढ़ा पी लिया, कहाँ का कोरोना, योग कर लिया, अनुलोम विलोम किसने बताया भाई साहब? याद रखा, जब यूनानी भारत आए तो इन्होंने भी यूनानी भारत से क्या लेके गए? योग और तप लेके गए। योग और तप, अर्थात आप सबको पता है कि आध्यात्मिक शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, योग से बढ़कर कोई सी शक्ति नहीं है। आप योग कर लीजिए, फोकस होकर एक दिशा में आप बैठ जाइए, अपनी सांसों को नियंत्रित कर लीजिए। भगवान बुद्ध क्या नाम था? बुद्ध, सिद्धार्थ भगवान बन गए भाई साहब योग की शक्ति से। महावीर स्वामी, सोचिए आप, वर्धमान कौन बन गए? बताइए, योग की शक्ति से। तो योग में कितनी शक्ति है कि आज भी आप योग करके, तप कर कर, कठोर तप कर कर, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में जितने भी बड़े बड़े धनुर्धारी हुए महान व्यक्ति, उन्होंने त्याग किया, तप किया, योग किया और ईश्वर से अपनी कनेक्टिविटी, ईश्वर से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, उन ईश्वर से शक्तियां प्राप्त की। तो बताइए, आज भी मोक्ष का साधन, आज भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने का साधन। और बच्चों में तो कह रहा हूँ कि आज पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भारतीय संस्कृति का योग। आज आप सीख लीजिए। मैं एक दिन सनातन संस्कृति पर विचार से बात करूंगा कि वो है क्या, है ना। तो देखिए, यूनानियों ने तक सीख ली, हम हैं ये बेवकूफ बन के बैठे हैं कि हमारे घर में सब ज्ञान है पर कोई उस ज्ञान को एडप्ट नहीं करना चाह रहा। देना सब चाह रहे हैं पर खुद अपने जीवन में नहीं उतारना चाह रहे। पता नहीं क्या चाहते। मेनांडर, लो बता दें, और मेनांडर कौन से वंश का था? डिमेट्रियस वंश का। मैंने इस वंश के बारे में बता दिया। किसने? तो विष्णु भगवान के भक्त बन गया, गिर गया, हे प्रभु, हे हरिनाम बचाओ, सुन के पागल हो गया, कथा सुन के पागल हो गया विष्णु भगवान की। सोचिए आप, बहुत बड़ा स्तंभ बनवा दिया। सोचिए, विदेशी आकर ऐसा कम काट रहा है, बोलो आप। और यहाँ मेनांडर, डेमेट्रियस साकल में बैठकर, मेनांडर इसका सबसे बड़ा साकल है, डेमेट्रियस वंश का। किस वंश का? डेमेट्रियस वंश का। वो भारत आ रहा है और एक ग्रंथ लिखा जा रहा है, नागसेन के साथ विवाद हो रहा है। नागसेन बौद्ध धर्म का सबसे उस समय का प्रकांड विद्वान था भाई साहब, और नागसेन तपस्या कर रहा था उसी के क्षेत्र में। मेनांडर निकला और पूछा अपने रथ की जो उसका सारथी था, उससे पूछा, कौन है? हु इज दिस? तो उसने बोला, मेनांडर के जो सारथी था, कि ये नागसेन है, बहुत बड़े, बहुत अच्छा है। अरे कि मेरे से बड़ा विद्वान, यूनानी दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। बहुत घमंड था मेनांडर को। मेनांडर पहुंचे, चलो बात करते हैं। पहुंच गए, खड़ा रहा बहुत देर तक नागसेन के सामने, नागसेन भी खड़े रहे सामने। मेनांडर ने बोला, तुमने कुछ बताया नहीं अपने बारे में? तो नागसेन जी ने भी बड़ा जवाब दिया कि आपने कुछ पूछा ही नहीं। दिमाग खराब मेनांडर का, ये क्या क्या कह रहे हो? इसको बुलाओ बड़ी सभा में, मैं बाद में बात करूंगा। ये मेनांडर बड़ी सभा में लोगों को बुलाकर भारतीय दार्शनिकों को हराने का काम करता था और सोचता था कि यूनानी दर्शन और खुद के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है।
नागसेन पहुंच गए, पहले ही पहुंच गए नागसेन। बड़ी सी सभा का आयोजन किया, सब लोग बैठे हुए थे। सोचिए, इनके कुछ नहीं, सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा जीवन पद्धति अगर कहीं है तो भारतीय संस्कृति में। तो नागसेन सामने थे, आया एकदम से अपने रथ पर सवार होके और आया और बैठ गया, और ऊपर बैठा हुआ था बढ़िया सिंहासन, नीचे नागसेन बैठे हुए थे। नागसेन से बोलता है कि हे बंते, तुम्हारा नाम क्या है? नागसेन ने बोला कि तुम यार थके मके हो लग रहे हो, पानी वानी पी लो यार, थोड़ा इसके बाद बातचीत करना। मेनांडर का दिमाग खराब है, मैं राजा हूँ, मैं बोला कि मैं क्यों थका हूँ, मैं क्यों घर से पैदल थोड़ी चल गया हूँ, मैं तो रथ पर सवार होकर आया हूँ। नागसेन ने बोला, रथ पर सवार हो क्या हो? अच्छा बताओ, रथ क्या है? मेनांडर का दिमाग खराब, रथ क्या है? क्या पहिया रथ है? मेनांडर ने बोला, नहीं है। क्या जो रथ के पोडियम पर तुम खड़े होकर आए थे, क्या वो रथ है? नहीं है। क्या जो उसमें घोड़े लगे हुए थे रथ में, वो रथ है? क्या वो सारथी उसमें बैठकर घोड़े उसको चला रहा था रथ को, वो रथ है? बोलो। दिमाग खराब उसका कि यार नहीं है रथ, तो किससे आए थे? मेनांडर का दिमाग खराब। तो नागसेन कहता है, जिस प्रकार से पहिया और उसका जो पोडियम जिस पर खड़े होकर आए थे, और जो उसमें और भी भाग घोड़े वगैरह लगे होते, उन सबको मिला के रथ बना है, वैसे ही नागसेन भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है नागसेन जैसे शब्द का। दिमाग खराब, मेनांडर पैरों में गिर गया, बोला गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कर दो। और नागसेन को ऊपर बैठाए गए, आज से गुरु आप, मैं तो शिष्य आपका। सोचो, ये ज्ञान था, दर्शन था। और दोनों में नागसेन से इतने प्रश्न पूछे, पूरा ज्ञान रखा रह गया। और इसी पर एक किताब लिखी गई, मिलिंद पानो। बुद्ध ग्रंथों में नागसेन और मेनांडर को, यूनानी शासक को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और क्या कहा गया? मिलिंद। क्या कहा है? मिलिंद। और इस दोनों के प्रश्न और उत्तर पर एक किताब लिखी गई है, मिलिंद पानो, आप पढ़िएगा, है ना, बहुत अच्छी किताब है। और इसमें तर्क युक्त एक राजा, एक प्रजा, एक समाज, बहुत से तार्किक इसमें प्रश्न है और उनके उत्तर समाहित हैं, आपको पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि यूनानी में मेनांडर और एंटियालिकिडस दो राजा दिखाई देते हैं। एंटियालिकिडस का दूत है हेलियोडोरस, है ना, हेलियोडोरस। इस सब पर चर्चा कर। अब जब यूनानी भारत आए, सिकंदर की बात कर ली, सेल्यूकस की बात कर ली, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइटस वंश की भी बात कर ली यूनानियों में। और अब सबसे बड़ी बात है कि यूनानी जब भारत आए तो उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया हमने बता दिया कि यूनानी योग और तप सीख कर गए भारत से, और खूब अपने देश में योग किया, और खूब अपने लोगों को बताया कि योग करके कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, और अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन इनसे ही हमने सीखे, है ना। नक्षत्र विद्या का ज्ञान इन्हीं से सीखा, ज्योतिष को होरा शास्त्र कहते थे, इन्हीं से सीखा। लेख युक्त इन्होंने भारत में चांदी के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए। मशीनों से कैसे युद्ध करना इन्होंने सिखाया। ये कला विकसित की, हेलेनिस्टिक कला। तो मैं आपको बता देता हूँ, हेलेनिस्टिक कला का मतलब क्या है। जो यूनान है, यूनान में एक देवता की मूर्ति बनती थी, अपोलो, है ना, अपोलो देवता की। और भारत में उस समय मूर्तियां बनती थी, क्योंकि कनिष्क के शासन काल में, कुषाणों के शासन काल में मूर्तिकला प्रारंभ हो रही थी, अपने विकास की अवस्था में थी। और वह इस हेलेनिस्टिक कला को संरक्षण भी देगा आगे चलकर कुषाण वंश का राजा कनिष्क। तो यूनान में क्या बनती थी? अपोलो देवता की मूर्ति बनती थी, है ना। और जो भारत में मूर्तियां बनती थी, भारत में, तो भारत की जो कला थी उसे कौन सी कला कहते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर क्या बनती थी भारत में? भीम मूर्ति कला। और यहाँ अपोलो देवता की मूर्ति बनती थी। तो यूनान की कला को क्या कहते थे? हेलेना। क्या कहते थे? हेलेना, है ना। जब इस यूनान की इस कला ने, हेलेना कला ने, भारत की क्षेत्रीय कला के साथ क्या कर लिया? समन्वय। हमारे यहाँ किसकी मूर्ति बनती थी? भगवान बुद्ध की। तो हेलेना मतलब यूनान की कला हेलेना, और भारत की क्षेत्रीय कला, दोनों के बीच में जो समन्वय बैठ गया, अर्थात दोनों एकीकृत होकर जब डेवलप हुई, तो इसी से कौन सी कला का डेवलपमेंट हुआ? हेलेनिस्टिक कला, जिसमें दोनों ही क्षेत्रीय, भारत की क्षेत्रीय कला के और यूनान की जो हेलेना कला, उन दोनों के तत्व एक साथ नजर आते हैं। तो भगवान बुद्ध की जो गांधार में, बामियान में, जलालाबाद में मूर्तियां नजर आती हैं, उसमें एक तरफ कौन नजर आते हैं? यूनानी देवता अपोलो को बनाने वाले गुण नजर आते हैं, कि जूता पहने हुए दिखाया गया है ना, उनके बाल घुंघराले दिखाए गए, ये सब हमें देखने को मिलेंगे।
भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हुए तो क्षेत्रीय कला के भी गुण, उपदेश देते हुए, है ना, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये सब तो दोनों के गुण एक साथ, तो ये हेलेनिस्टिक कला जिसे गांधार कला के रूप में संजोया गया, गांधार में डेवलप हुई, है ना। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे हेलेनिस्टिक कला पर, है ना, गांधार कला, हेलेनिस्टिक कला या मथुरा कला या मूर्ति कला, आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेलेनिस्टिक कला, यवन प्रिय, काली मिर्च ले जाते थे तो यवन प्रिय उसे बोलते थे, बहुत ज्यादा इसका आयात निर्यात निर्यात किया, भारत से खूब लेके गए। यवन का मतलब जो नाटक में पर्दा डलता था, तो पर्दा प्रथा नाटक में इन्होंने ही प्रारंभ की थी कि मंच पर पर्दा डाला जाता था। इन्होंने, भाई साहब सिकंदर आए तो इन्होंने खूब नकैया वगैरह नगर बसाए भारत में, झेलम वगैरह के आसपास, नदी के आसपास, क्योंकि नए नए समुद्री मार्ग और नए स्थल मार्गों की खोज होने से व्यापार में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जहां से आएंगे वहां से व्यापारी भी इनके साथ आएंगे, और व्यापारी क्या करेंगे, उन स्थल और जल मार्गों का उपयोग अपने व्यापार में, तो भारत के व्यापार को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा। तो याद रखें, भारत की नगरीकरण, व्यापारीकरण को नई नई बातें, यवनिका, यवन क्रिया, जो पर्दा प्रथा, नाटक प्रारंभ, हेलेनिस्टिक कला, योग तपस्या यूनानियों ने सीखी, मशीनों से लेख, युक्त सिक्के, ज्योतिष, नक्षत्र, सप्ताह के 7 दिन, ग्रह के बारे में जानकारी, ये सब साझा हुई एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से, और एक दूसरे की संस्कृति पर इसका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। या आप लिख सकते हैं कि यूनानियों में सबसे पहले सिकंदर, फिर सेल्यूकस निकेटर, फिर डिमेट्रियस वंश, फिर यूक्रेटाइटेटस वंश, इस समय मेनांडर, नाक्सन के साथ मिलिंद पन्नु जो बौद्ध धर्म से संबंधित, और यहाँ यूक्रेटाइटिस तक्षशिला से एंटियालकिडस राजा हुआ करता था, जो शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत को भेजता, वो विष्णु वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर वहां पर हेलियोडोरस क्या करवाता है, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो वहीं हेलेनिस्टिक कला, गांधार कला, जिसे गांधार कला के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गांधार में डेवलप हुई थी, तो गांधार कला, हेलेनिस्टिक कला, जिसे मूर्ति कला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, का निर्माण हुआ भारत में। नगरीकरण, व्यापार को, एक युद्धों की तकनीक को, लेख युक्त सिक्कों को, आर्थिक क्षेत्र में, वहीं ज्योतिष और नक्षत्र और सप्ताह के 7 दिनों को, इन सब को मिला के हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की संस्कृति को हमने संजोया और एक दूसरे की संस्कृति को हमने प्रभावित भी किया। तो आपको कैसी लगी यह आज की क्लास, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। कि आज हमने देखे कि जैसे ही मौर्योत्तर काल में मौर्य सत्ता का पतन होता है, तो भारत में देसी, विदेशी और देसी राजवंश दिखाई देते हैं। विदेशी में एक क्रम है यूनानी शक, पहलव कुषाण, है ना, एक क्रम पूछ लिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, यूनानी शक, पहलव कुषाण। यूनानी मैंने करा दिया, अब किसकी बात करेंगे, शकों की, जिन्होंने भारत में शासन सत्ता की एक छत्र प्रणाली डेवलप की थी, उसकी बात करेंगे। पहलव गोंदो फर्नेस की बात करेंगे, और कुषाणों मैंने अभी बताया था, भीमकंठ पिशाच, कुजुलकंठ पिशाच, और कनिष्क की बात करेंगे कि कैसे कनिष्क ने पेशावर और मथुरा दोनों को अपनी राजधानी बनाकर सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ही उन्नति नहीं की, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र को भी उसने बढ़ावा दिया। साथ में भारत में शांति और राजनीतिक एकता की स्थापना करके भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रचारित किया, राजा कनिष्क ने, कुषाण वंश के राजा ने। ठीक है, इसके साथ ही हम पुष्यमित्र शुंग जैसे लोगों की बात करेंगे, इसमें देसी राजवंशों की, शुंग वंश, और इसमें हम अग्निमित्र की बात करेंगे, मालविका अग्निमित्रम जो ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ में कौन सी जानकारी है मालविका अग्निमित्रम में यूनानी आक्रमणों की भी जानकारी है, और उस समय पतंजलि जो उन्होंने भाष्य ग्रंथ लिखे हैं, वो शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने कौन कौन से यज्ञ करवाए, उन पर चर्चा करेंगे, अश्वमेध यज्ञों पर, है ना। और अग्निमित्र कौन थे, अग्निमित्र और मालवा की जो प्रेम कहानी है, उससे क्या मैसेज डिलीवर होता है, उसे समझेंगे। फिर कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश में आप चाहो तो अभी यूट्यूब पर एक मूवी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत सुंदर मूवी है, जहाँ जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, जिसे पुराणों में आंध्र कहा गया है और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है, इसलिए दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं आंध्र सातवाहन वंश, है ना। तो आंध्र सातवाहन वंश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर लगे हुए क्षेत्रों में, जहां प्राकृत भाषा थी, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी, और सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी, और इस वंश का प्रतापी राजा हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, वैसे तो और भी राजा रहे हैं, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की आप क्या देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बकाटक वंश, बिंद शक्ति और चेदी वंश, महामेघ महान, इन सब की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो यूनानियों के आक्रमण, उनके प्रभाव भारत पर क्या क्या पड़े, कौन कौन राजा हुए, और वो राजाओं के महत्वपूर्ण कार्य आज की क्लास में हमने देख लिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।